मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूं सेंसिबल के इस नए हिंदी वेबिनार में। तो दोस्तों, आज के वेबिनार में हम जानेंगे कि फिजिकल सेटलमेंट, जो स्टॉक्स का फिजिकल सेटलमेंट होता है, वो किस तरह काम करता है। आपको इसके लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या आप इसे अवॉइड करके आप अपना कितना पैसा बचा सकते हैं, वो आज हम इस वेबिनार में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैश सेटलमेंट और फिजिकल सेटलमेंट में क्या अंतर है, फिजिकल सेटलमेंट आखिरकार क्यों लाया गया, ये आपको किस तरह इफेक्ट करता है, ये कब होता है, इससे रिलेटेड चार्जेस क्या होंगे, नेट ऑफ पोजीशंस क्या होती हैं, और आप किस तरह से फिजिकल सेटलमेंट को अवॉइड करके अपना काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। और अंत में हम देखेंगे एक कंक्लूजन कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि फिजिकल सेटलमेंट किस तरह काम करता है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने दो केस लिए हैं कि एक बार क्या होता है कि फ्यूचर जो प्राइस है उसकी एक्सपायरी के दिन वो 630 पहुँच जाती है, और एक बार जो है प्राइस वो 580 रह जाती है, वो 500 गिर के 580 चली जाती है। तो पहले केस में क्या होगा कि आप जो है वो सेलर से 10 बैग्स खरीदेंगे और उसको कितना रुपया देंगे, क्योंकि आपने जो फ्यूचर बाय किया है वो तो 600 रुपये में बाय किया है, तो सेलर को आप देंगे 600 इंटू 10 जो कि लॉट साइज है, इक्वल्स टू 6000 रुपये। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जो मार्केट प्राइस है वो कितना चल रहा है, अभी मार्केट प्राइस गेहूं का चल रहा है 630 रुपये का। तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटी है 600 में खरीदे हुए 10 बोरी गेहूं को 630 में बेचने की। तो 630 में अगर मैं बेचता हूं तो 6300 मुझे इसका फायदा होगा, 6300 रुपये मुझे मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या, मैंने 6000 रुपये सेलर को दिए और 6300 रुपये मुझे खुद मिले, तो मुझे नेट प्रॉफिट हुआ 300 रुपये का। ठीक है, ये हम समझ गए। अब वहीं अगर मैं दूसरी कंडीशन देखता हूं जहां पर 580 पर क्लोजिंग होती है, तो यहां पर आपको लॉस हो रहा है, परंतु आपने फ्यूचर ले रखा है 600 रुपये का, तो आपको उतने ही प्राइस सेलर को देना पड़ेगा। तो यहां पर आप फिर से क्या करते हैं, 600 इंटू 10 जो लॉट साइज है 6000 रुपये आप सेलर को देते हैं, 10 बोरियां गेहूं की उससे लेते हैं। अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इसको मार्केट में बेच भी सकते हैं, अपने पास भी रख सकते हैं, पर अगर आप इसको मार्केट में अभी कभी बेचने जाते हैं तो मार्केट में इसकी प्राइस चल रही है 580 रुपये, 580 रुपये प्राइस चल रही है, और वहां 5800 में आपकी 10 बोरियां बिक जाएंगी। तो आपने 6000 रुपये तो सेलर को दे दिए, पर आपको मिले कितने, 5800 रुपये ही मिले। यहां पर आपको लॉस होता है कितना, 200 रुपये का। ठीक है, तो इस तरह से फिजिकल सेटलमेंट काम करता है। तो फिजिकल सेटलमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या हो गया, अगर मैं इसको लिटरल मीनिंग निकालता हूं इसका, तो फिजिकली बॉडी को जो अंडरलाइंग बॉडी है उसको एक जगह से उठाकर बायर उठाकर सेलर को देता है, या सेलर उठाकर बायर को देता है। इस तरह से ये फिजिकल सेटलमेंट काम करता है। अब अगर मैं कैश सेटलमेंट की तरफ जाता हूं, अब मान लीजिए मैं कैश सेटलमेंट देखता हूं, तो किसी ने बोला कि भाई इतना सब ये तमाशा करने की क्या जरूरत है। आप ऐसा करिए, जो बोरी है वो आप गेहूं की या जिस भी कमोडिटी की जो अंडरलाइन जो एसेट है वो आप अपने पास ही रखिए। हम क्या करते हैं, जो डिफरेंस होता है वो सेटल कर लेते हैं। यहाँ पर किसी ने बोला कि इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना है इस प्रोसेस को, यहाँ पर इसको प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा, क्योंकि मुझे ये पता चल रहा है कि अगर आप इस पर्टिकुलर केस में अगर इसको मार्केट में बेचने जाते हैं, इस पर्टिकुलर केस में मार्केट बेचे जाते हैं उसको 300 रुपये का फायदा होगा, इस पर्टिकुलर केस में मार्केट में बेचने जाते हैं तो आपको 200 रुपये का नुकसान होगा। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप ऐसा करिए कि अगर आपको 200-300 रुपये का फायदा हो रहा है तो आप 300 रुपये मुझसे ले लीजिए, और अगर आपको 200 रुपये का नुकसान हो रहा है तो आप 200 रुपये मुझे दे दीजिए। तो यहां पर मैंने क्या करा, फिर से वही कंडीशन ले रहा हूं, और यहां पर जब 630 रुपये मेरा फ्यूचर प्राइस पहुंच रहा है, तो यहां पर मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मैंने 600 रुपये में तो फ्यूचर खरीदा था, अब उसकी प्राइस कितनी 630 हो गई, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 30 रुपये हो गया। तो 30 रुपये मेरा नेट प्रॉफिट है। अब यहाँ पर इसको 10 लॉट से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मेरा वीट का बैग का लॉट कितना है, 10 का लॉट है। यहाँ पर मुझे 300 का जो अमाउंट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा मेरे अकाउंट में, सेलर मुझे 300 रुपये दे देगा। ठीक है, वहीं अगर 580 की एक्सपायरी होती है तो यहाँ पर मुझे 20 रुपये का लॉस होता है, और 20 इंटू 10
यहाँ पर मुझे 200 रुपये का नेट लॉस होता है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पिछली कंडीशन और अभी की कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों एक ही है। तो इस तरह से हम लोग फिजिकल सेटलमेंट, जो कमोडिटी है वहाँ पर फिजिकल सेटलमेंट अभी भी है, पर जो सेबी है उसने जो स्टॉक्स हैं, इक्विटी है, वहाँ पर भी फिजिकल सेटलमेंट अब शुरू कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि फिजिकल सेटलमेंट क्यों लाया गया। तो फिजिकल सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट सेबी ने जुलाई 2018 में इंट्रोड्यूस किया था और अक्टूबर 2019 में ये पूरी तरह सारे इक्विटी सेक्शंस पर कंपल्सरीली लागू कर दिया गया। अब ये चीज़ क्यों लाई गई, ताकि मार्केट को आर्टिफिशियल प्राइस मैनिपुलेशन से बचाया जा सके। तो पहले क्या होता था कि कुछ लोग एक्सपायरी के पास पहुंचते पहुंचते स्टॉक्स में आर्टिफिशियल मतलब एग्रेसिवली शॉर्ट मार देते थे, एग्रेसिवली बाइंग करने लग जाते थे, ताकि उनके मनचाहे प्राइस पर जो इक्विटी है, जो स्टॉक है, वो एक्सपायर हो, ताकि उन्हें सबसे ज़्यादा फायदा हो सके। तो चूंकि उनको केवल डिफरेंस पे करना होता था, कुछ ज़्यादा हेडेक नहीं होती थी, इसलिए उन्हें इस चीज़ को करने में कोई डर नहीं लगता था। पर अब क्या है कि अगर आपके पास आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर इन द मनी एक्सपायर होता है, अगर फ्यूचर है, अगर आप एक्सपायरी तक ओपन छोड़ देते हैं उसको, तो उसकी आपको फिजिकल डिलीवरी या तो लेनी पड़ेगी या देनी पड़ेगी। तो उसमें बहुत बड़ा झंझट है, या कह लीजिए कि अगर आपको फिजिकल डिलीवरी देनी है तो आपके पास उतने स्टॉक्स होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। तो इस वजह से सेबी ने ये फिजिकल सेटलमेंट का रूल लाया, ताकि मार्केट को एक्सपायरी के पास जो प्राइस मैनिपुलेशन होता है उससे बचाया जा सके। ठीक है, तो फिजिकल सेटलमेंट जो है वो केवल इक्विटी डेरिवेटिव्स पर ही लागू है, ये हम सबको पता है। इंडेक्सेस पे ये चीज़ लागू नहीं होती है। और फिजिकल सेटलमेंट ये नहीं होता है कि आपको फिजिकली शेयर्स कहीं पे फिजिकल पेपर शेयर्स है वो कहीं पे डिलीवर करने होते हैं, ऐसा नहीं होता। बट जो शेयर्स हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं अपने आप, या आपके डीमैट अकाउंट से चले जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी वो पोजीशंस होती हैं जिन्हें आपको फिजिकली सेटल करना पड़ता है। तो पहला, फ्यूचर ओपन पोजीशन। अगर आपकी कोई भी फ्यूचर की पोजीशन, चाहे वो बाय हो चाहे वो सेल हो, अगर वो एक्सपायरी तक, अगर वो बाय हो चाहे वो सेल हो, अगर एक्सपायरी तक ओपन है तो उसको आपको फिजिकली सेटल करना पड़ेगा। वहीं अगर कोई आईटीएम ऑप्शन है आपका इक्विटी के लिए, वो अगर एक्सपायरी तक ओपन रहता है तो उसके लिए भी आपको फिजिकल सेटलमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ओटीएम ऑप्शंस में किसी भी तरह का कोई फिजिकल सेटलमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। वहीं जो इंडाइसेस हैं जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एक्सेट्रा, और जो करेंसी डेरिवेटिव्स हैं यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, उनमें किसी भी तरह के फिजिकल सेटलमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो कैश सेटल होते हैं। वहीं जो स्टॉक्स हैं जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, जो भी एफएनओ स्टॉक्स हैं, उनको फिजिकल सेटलमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपने एक्सपायरी आने से पहले अपने फ्यूचर पोजीशन या इन द मनी ऑप्शंस को स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो उनके लिए आपको फिजिकल सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए आगे जानते हैं कि फिजिकल सेटलमेंट किस तरह किया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी टेबल है जहाँ पे ये आपको बताया जा रहा है कि किन किन केसेस में आपको स्टॉक्स की फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी और किन किन कंडीशंस में आपको स्टॉक्स की फिजिकल डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो जब भी आपका कोई व्यू बुलिश है और आपका कोई भी ऑप्शन इन द मनी है तो आपको फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी। और वहीं आपका अगर कोई व्यू बेरिश है तो वहां आपको फिजिकल डिलीवरी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपने, अब बुलिश व्यू क्या क्या है, तो एक जैसे मैंने अगर फ्यूचर बाय कर रखा है, मैंने अगर आईटीएम कॉल बाय कर रखा है, अगर मैंने कोई कॉल बाय किया है वो इन द मनी है तो वो भी बुलिश पोजीशन है। और अगर मैंने कोई पुट बेच रखा है और वो अगर इन द मनी है तो वो भी बुलिश पोजीशन है। हालांकि अगर ओटीएम, ये अगर ऑप्शन जो है वो ओटीएम है वो भी बुलिश पोजीशन है, परंतु जो आईटीएम ऑप्शंस हैं वही फिजिकली सेटल होते हैं, जो कि हमने अभी देखा था। ठीक है, वहीं अगर मैं बेरिश पोजीशन की बात करता हूं तो बेरिश पोजीशन में आता है कि अगर आपने कोई फ्यूचर सेल किया हुआ है, आपका जो कोई कॉल है वो आपने आईटीएम कॉल है वो बेच रखा है, या आपने कोई पुट है वो खरीद रखा है। ठीक है,
तो अगर आपने कॉल सेल किया हुआ है या आपने पुट बाय किया हुआ है तो ये दोनों क्या है, बेरिश पोजीशन है, और इन दोनों ही केस में आपको जो फिजिकल सेटलमेंट है वो देना पड़ेगा, ठीक है। और जो बुलिश पोजीशन है उस केस में आपको फिजिकल सेटलमेंट अपने पास लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जो पहले हमने टेबल देखी है उसको मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ फ्यूचर के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि आपका बुलिश व्यू था और आपने क्या किया, एक फ्यूचर बाय कर लिया, ठीक है। तो एसबीआई का हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं और इसी एग्जांपल को हम एंड तक चलाएंगे। तो यहाँ पर जो एसबीआई का प्राइस है वो मान लीजिए 350 चल रहा है अभी, और जो लॉट साइज है वो 1500 के आसपास चल रहा है। पहले इसका 3000 होता था, अभी 2-3 दिन पहले ही कुछ 5-6 दिन पहले ही नए लॉट साइज आए हैं, तो इस एक्सपायरी से लॉट साइज 1500 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपने एसबीआई का एक लॉट बाय कर लिया 350 पर, ठीक है। अब आपको ये लगता है कि एसबीआई का प्राइस 370 तक चला जाएगा। अब मैंने तो बाय किया हुआ है 350 पर, यहाँ पर मुझे जब ये 20 रुपये बढ़ जाएगा तो एक्सपायरी पे मैं इसको क्लोज करके जो 20 रुपये का प्रॉफिट है वो मेरी जेब में आ जाएगा। अब एक्सचेंज क्या कह रहा है कि अगर 370 एक्सपायरी पर 370 पहुंच भी गया प्राइस, और आपने एक्सपायरी तक अपना जो फ्यूचर है वो ओपन रखा हुआ है, तो एक्सचेंज केवल इतना कह रहा है कि जब आपने फ्यूचर बाय किया था तो आपने थियोरेटिकली ये कहा था कि मैं आपसे एसबीआई का एक लॉट 350 रुपये में इस एंड ऑफ द मंथ के, मतलब इस मंथ की एक्सपायरी पर खरीदूंगा। तो जब भी आप फ्यूचर बाय करते हैं तो थ्योरेटिकली आप क्या कहते हैं कि 350 पर मैं एसबीआई आपसे इस मंथ की एक्सपायरी पर खरीदूंगा, ठीक है। तो एक्सचेंज कह रहा है कि अब आपको अपना प्रॉमिस यहां पर रखना पड़ेगा, एंड एसबीआई का एक लॉट आपको, जो एक लॉट है 1500 रुपए का, वो 350 रुपए पर खरीदना पड़ेगा। उसके लिए आपको अबाउट 5.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायरी तक ओपन रखते हो तो, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए आपको कैश देना पड़ेगा और डिलीवरी लेनी पड़ेगी 1500 शेयर्स की एसबीआई की, ठीक है। तो इसके लिए ऑब्वियसली आपको अपने अकाउंट में कैश की ज़रूरत है, इसको अपने अकाउंट में आपको कैश रखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए। तो चलिए इसी चीज़ को हम देखते हैं कि अगर मैं कॉल ऑप्शन, आईटीएम कॉल ऑप्शन को अगर फिजिकली सेटल मुझे करना है तो मैं इसको किस तरह करूँगा, ठीक है। तो वही एसबीआई का एग्जांपल लेते हैं, 350 की प्राइस है और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक आईटीएम कॉल ऑप्शन मैंने बाय कर लिया है, ठीक है। चूंकि मेरा व्यू बुलिश है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिलीवरी उसकी लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मेरा व्यू बेरिश होता तो मुझे डिलीवरी उसकी देनी पड़ती, ठीक है। अब जब भी हम एक कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो क्या लॉजिक रहता है और क्या एक तरह से एक बायर एक सेलर को कहता है, वो कहता है कि मैं इस कॉल ऑप्शन को, मैं एसबीआई को एंड ऑफ द मंथ में 340 रुपए पर आपसे खरीदूंगा, ठीक है। ठीक है, अब 340 रुपए पर किस तरह खरीदेगा, तो 340 रुपए पर वह इस तरह खरीदेगा कि वो कॉल ऑप्शन बाय कर लेगा 340 रुपए का। अब चूंकि प्राइस तो कितनी है अभी 350 है, तो 340 क्या हो जाएगा, इन द मनी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अब जब ये इन द मनी ऑप्शन है तो अब आपका ये सोचना है कि मैंने तो 340 में बाय करने के लिए मैंने तो 340 का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है अगले सेलर से, तो अगर इसकी प्राइस 370 चली जाती है और मैं 340 में इससे बाय कर लेता हूं तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पर 30 रुपए का मुझे अप्रॉक्सीमेटली प्रॉफिट हो जाएगा, 30 रुपए इंटू 1500 शेयर्स, ठीक है। अब जो प्राइस है वो मान लीजिए 365 पर चली गई, ठीक है, 370 तो नहीं गई पर 365 चली गई, और आपका जो 340 का कॉल ऑप्शन है वो इन द मनी रहता है, ठीक है। एक्सपायरी तक आप अपना जो कॉल ऑप्शन है वो ओपन रखते हैं, तो प्राइस अब 365 है और 340 का कॉल ऑप्शन क्या है, इन द मनी ऑप्शन है। अब एक्सचेंज आपसे फिर वही आपसे कह रहा है कि
आपने जो पहले सेलर को प्रॉमिस किया था खरीदने के लिए, वो आप खरीदिए। तो चूंकि मैंने क्या बोला था कि मैं इसको 340 पर आपसे खरीदूंगा, तो अब मुझे 340 पर सेलर से इसको खरीदना पड़ेगा। तो 340 रुपए के हिसाब से मैं 340 इंटू 1500 रुपए, 340 तो प्राइस है, 1500 मेरा लॉट साइज है, तो अराउंड 5.5 लाख के आसपास, 5 लाख के आसपास मैं सेलर को दूंगा और वो 1500 शेयर्स एसबीआई के मुझे देगा। तो यहां पर क्या प्राइस कितना चल रहा है, 365 चल रहा है, 340 पर मैंने खरीद लिया। तो अब मैं वो जो शेयर्स हैं वो मार्केट में बेच सकता हूं, और वो शेयर्स मार्केट में बेचने के बाद जो मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है मैं वहां से निकाल सकता हूं। पर मैंने अगर अपना ट्रेड एक्सपायरी तक ओपन रखा है तो मुझे शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, ये एक्सचेंज मुझे करने को कह रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे ये शेयर्स खरीदने पड़ेंगे तो मुझे कैश मेंटेन करना पड़ेगा अपने अकाउंट में, और उसी मतलब कैश होगा तभी मुझे 1500 शेयर्स की डिलीवरी होगी। ठीक है, अब जैसे ही मैं कैश दूंगा तो मुझे 1500 शेयर्स अपने डीमैट अकाउंट में डिलीवर हो जाएंगे। अब चलिए यही चीज मैं क्या करता हूं कि अगर यही चीज पुट ऑप्शन के साथ करी जाए, अगर मैं, अब यहां पर क्या है कि जब पुट ऑप्शन की मैं बात करता हूं तो थोड़ा सा चीज क्या कॉम्प्लिकेट होगी, पर आप मेरे साथ बने रहिए बस। तो यहां पर क्या है, फिर से आपका व्यू तो बुलिश ही है, पर आपने इस बार सोचा कि मैं कॉल ऑप्शन बाय करने की जगह मैं क्या करता हूं कि पुट ऑप्शन को सेल कर देता हूं। ठीक है, दोनों ही केस में मेरा व्यू क्या है, बुलिश ही है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि मैं पुट ऑप्शन को सेल कर दे रहा हूं। तो यहां मैंने बोला कि फिर से मैंने सेलर को जाकर, जब मैं कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूं तो मैंने सेलर को क्या कहा जाके कि मैं एसबीआई का एक लॉट इस मंथ के एंड में 340 पर आपसे लूंगा। ठीक है, बट इस टाइम मैं कॉल ऑप्शन बाय करने की जगह पुट ऑप्शन खरीद लेता हूं 340 की स्ट्राइक का। ठीक है, अभी कितना है प्राइस, 350 है, और मैंने कौन सी स्ट्राइक का खरीदा है, 340 का। हालांकि अभी ये क्या है, ओटीएम है। ठीक है, अभी ओटीएम, मुझे कोई खतरा नहीं है इस चीज से, पर आपको अनुमान है कि इसकी प्राइस चली जाएगी 370, बट प्राइस चली जाती है 320 के आसपास। अब चूंकि प्राइस जो करंट मार्केट प्राइस है वो आ चुकी है एसबीआई की 320, और आपने जो स्ट्राइक ली थी कॉल ऑप्शन की, सॉरी पुट ऑप्शन की जो स्ट्राइक ली थी वो थी 340 की, अब वो क्या हो चुका है, वो इन द मनी हो चुका है। अब एक्सचेंज आपसे फिर से वही कह रहा है कि आपने जो प्रॉमिस किया था सेलर को, अब आप वो निभाइए। चूंकि ये जो ऑप्शन है, ये जो पुट ऑप्शन है वो इन द मनी है, तो इस वजह से आपको इसकी फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी। अब फिजिकल डिलीवरी अगर आप ले रहे हैं तो आपको किस प्राइस पे लेनी पड़ेगी, आपको इस प्राइस पे लेनी पड़ेगी जिस प्राइस का आपने स्ट्राइक खरीदा, स्ट्राइक बेचा है। यहां पर पुट ऑप्शन का स्ट्राइक आपने बेचा है, तो 340 का जो स्ट्राइक है उस प्राइस को आपको लेना पड़ेगा। तो यहां पर अराउंड आपके अकाउंट में 5 लाख होना चाहिए 1500 शेयर्स एसबीआई के अपने पास डिलीवर करने के लिए। अब आपके हाथ में है कि आप वो शेयर्स आगे बेचिए, अपने पास रखिए, जो करना है करिए। ठीक, तो दोस्तों अभी जो हमने 3 कंडीशंस देखी वो थी बुलिश व्यू के लिए। तो जहां पर आपने सेलर से ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे एसबीआई को इस पर्टिकुलर प्राइस पर एक्सपायरी के दिन इतने लॉट्स आपसे खरीदूंगा। ठीक है, तो चूंकि आपने कहा कि मैं आपसे खरीदूंगा तो इसलिए आपको उसे कैश देना पड़ा और डिलीवरी लेनी पड़ी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बेरिश व्यू में ये कंडीशन किस तरह सेटिस्फाई होती है। तो बेरिश व्यू की जब मैं बात करता हूं तो जिस तरह बुलिश व्यू मैंने कहा था कि मैं आपसे एसबीआई को इस पर्टिकुलर प्राइस पर खरीदूंगा, तो बेरिश व्यू में बोलूंगा कि मैं एसबीआई को इस पर्टिकुलर प्राइस पर आपको बेच दूंगा एक्सपायरी वाले दिन। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, आगे बढ़ के ये देखता हूं कि किस तरह, अगर मैं फ्यूचर्स के लिए बात करता हूं पहले, तो फ्यूचर्स के लिए अगर मेरा व्यू बेरिश है तो मैं क्या करूंगा कि फ्यूचर को मैं सेल कर दूंगा। ठीक है, तो जब मैं फ्यूचर को सेल कर रहा हूं तो मैं क्या कह रहा हूं कि करंट मार्केट प्राइस क्या चल रही है एसबीआई की, 350। तो जैसे ही मैंने 350 पर जो फ्यूचर है उसको शॉर्ट किया, तो मैंने बोला कि मैं इस मंथ की एक्सपायरी पर एसबीआई के मतलब 1500 शेयर्स एक लॉट आपको बेचूंगा। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि मैं आपको बेचूंगा तो बेचने के लिए मेरे पास शेयर्स होने चाहिए।
करेक्ट। तो एक्सचेंज यही कह रहा है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आप किसी को 1500 शेयर्स बेचने वाले हैं तो आपके पास उतने शेयर्स होने चाहिए, तभी आपको राइट है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को किसी को बेचने का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट राइट किया तो थ्योरेटिकली आपने ये कहा कि मैं आपको एसबीआई का एक लॉट इस मंथ के एंड में 350 पर बेच दूंगा, क्योंकि आपको ये लगता है कि एसबीआई का प्राइस नीचे चला जाएगा, माने कि 320 रुपए के आसपास चला जाएगा। तो आपने ये सोचा कि मैं 350 पर बेचूंगा, तो जब मैं 350 पर इसको बेच दूंगा और मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है उस वक्त पे 320 रुपए का प्राइस चल रहा है, तो यहां पर क्या है कि जब मैं किसी को स्टॉक जब बेच रहा हूँ तो 350 में जब मैं बेचूंगा तो यहां पर मुझे 30 रुपए का सीधा सीधा फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि मान लीजिए मेरा जो प्रिडिक्शन है कि मुझे लगता है कि एसबीआई नीचे चला जाएगा, तो आपको लगता है कि मार्केट प्राइस अगर 330 चली जाती है तो मैं 350 का उसको बेचूंगा तो मुझे 20 रुपए का सीधा सीधा फायदा हो जाएगा। तो एक्सचेंज आपको फिर से वही कह रहा है कि आपने जो बायर से प्रॉमिस किया था इस बार, क्योंकि इस बार आप सेलर हैं, ठीक है, तो आपने जो प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये चीज बेच दूंगा, जो आपसे खरीद रहा है उसको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये चीज बेचूंगा इस पर्टिकुलर प्राइस पे, तो आप उस प्रॉमिस को फुलफिल करिए। तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपको डिलीवरी देने के लिए शेयर्स के लिए आपके पास 1500 शेयर्स एसबीआई के आपके पास आपके अकाउंट में होने चाहिए। ठीक है, आपके पास 1500 शेयर्स आपके अकाउंट में होने चाहिए। तो फिर जब 1500 शेयर्स आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे तो आपको अराउंड 5.5 लाख उसका कैश आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब यही चीज हम देखते हैं आगे कि आईटीएम ऑप्शंस और आप जो आईटीएम कॉल और पुट ऑप्शंस हैं उनके लिए। तो बेरिश व्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेरिश व्यू हो जाएगा जब मैं कॉल ऑप्शन को बेच दूंगा या पुट ऑप्शन को खरीद लूंगा, तो मेरा दोनों व्यू बेरिश हो जाएंगे। तो एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए कि एक बार आप इसको ट्राई करिए कि इसके पीछे का लॉजिक आप बिठाने का ट्राई करिए कि जो हमने जिस तरह से बुलिश व्यू के लिए किया था उसी तरह बेरिश व्यू के लिए भी इसको करिए। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको वहां पर इस चीज़ का जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, और ये हमें ध्यान रखना है कि जो ओटीएम ऑप्शंस हैं, ओटीएम ऑप्शंस को किसी भी तरह के फिजिकल सेटलमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। जो आईटीएम ऑप्शंस हैं उन्हीं को फिजिकल सेटलमेंट लगता है। ओटीएम ऑप्शंस के बारे में कोई भी केयर नहीं करता है, नॉट इवन एक्सचेंज। ठीक है, तो अब यहां पर अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर आपकी पोजीशंस हेज्ड हैं, ठीक है, या अगर आपकी मतलब ये आप जानना चाहते हैं कि आपकी पोजीशन कब नेट ऑफ रहेंगी या नेटेड ऑफ पोजीशंस क्या होती हैं, तो नेट ऑफ पोजीशंस ये होती हैं कि अगर आप एक पोजीशन ले रहे हैं जिसमें आपको डिलीवरी यहाँ पर लेनी है और एक पोजीशन ले रहे हैं जिसमें आपको डिलीवरी देनी है, तो इस टाइप ऑफ पोजीशंस को हम नेट ऑफ पोजीशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको किसी भी तरह के कोई भी फिजिकल सेटलमेंट की ऑब्लिगेशन आप पर नहीं लगाई जाती है। ठीक, तो इस चीज़ को देखने के लिए कि कौन सी पोजीशंस नेट ऑफ रहेंगी, तो ये पोजीशंस इस तरह से आप नेट ऑफ देख सकते हैं, इस तरह से आपकी पोजीशन नेट ऑफ हो जाएंगी। अगर आप फ्यूचर बाय करते हैं तो आप या तो आईटीएम कॉल या आईटीएम कॉल सेल कर दीजिए या आईटीएम पुट बाय कर लीजिए। तो चूंकि यहाँ पर क्या है कि केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर आपकी एक पोजीशन यहाँ पर बुलिश है, ठीक है, तो यहाँ पर जो पोजीशन है वो क्या रहेगी, बेरिश होगी। यहाँ पर अगर पोजीशन बेरिश है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये पोजीशन बुलिश हो जाएगी। तो अगर मैं कॉल बाय कर रहा हूँ तो ये भी पोजीशन बुलिश है, यहाँ पर पुट अगर सेल कर रहा हूँ तो ये पोजीशन बुलिश है। यहाँ पर अगर मैं कॉल बाय कर रहा हूँ तो मेरी पोजीशन क्या है, बुलिश है, और यहाँ पर अगर मैं पुट बाय कर रहा हूँ तो मेरी पोजीशन बेरिश है, और अगर कॉल सेल कर रहा हूँ तो भी मेरी पोजीशन बेरिश है। तो यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर टेबल का स्नैपशॉट ले सकते हैं, या फिर हम जो पहले हमने टेबल देखी थी जहां पर हमने गिव और टेक डिलीवरी का एक टेबल देखा था, वहां पर भी आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि कौन सी पोजीशन बुलिश है और कौन सी पोजीशन बेरिश है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जो नेटेड ऑफ पोजीशंस होती हैं वो स्प्रेड्स में किस तरह काम करती हैं। ठीक है, तो
यहाँ पर जो SBI है, अगर मैं बुल कॉल स्प्रेड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो बुल कॉल स्प्रेड में हम क्या करते हैं कि मैं जो अभी जो प्राइस चल रहा है उसका मैं सपोज मान लिए 360 का मैंने जो कॉल बाय कर लिया, ठीक है, और 370 का मैंने इसका जो कॉल है वो सेल कर दिया, ठीक है। तो करंट प्राइस मान लीजिए 350 चल रहा है अभी। तो अगर जो एक्सपायरी है SBI की, जो एक्सपायरी है वो 350 पर हो जाती है, इस जगह पर हो जाती है। तो 350 की अगर एक्सपायरी रहती है तो यहाँ पर क्या है कि जो आपके दोनों ही कॉल ऑप्शन होंगे, जो 360 का कॉल ऑप्शन है और 370 का कॉल ऑप्शन है, अब चूंकि प्राइस तो 350 है तो ये दोनों क्या है, आउट ऑफ द मनी हो जाएंगे। तो किसी भी इन दोनों ही केस में, इस केस में आपको दोनों के लिए ही कोई भी फिजिकल सेटलमेंट की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर जो अगर एक्सपायरी 380 पर होती है तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो 370 का कॉल है और 360 का कॉल है, दोनों ही क्या हो जाएंगे, इन दी मनी हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एक मेरी बुलिश पोजीशन है, यहाँ पर बाइंग कॉल मेरा बुलिश पोजीशन है, वहीं सेल कॉल मेरा क्या है, बेरिश पोजीशन है, ठीक है। ये बुल है और ये बेरिश पोजीशन है, तो दो ऑपोजिट पोजीशन है और दोनों ही इन दी मनी है। तो मुझे फिर से यहाँ पर किसी भी तरह की फिजिकल सेटलमेंट की ज़रूरत नहीं है और ये पोजीशन नेट ऑफ पोजीशन कहलाती है। वहीं अब अगर मैं अगला केस देखता हूँ जहाँ पर जो एक्सपायरी है वो होती है 365 के पास, ठीक है। अगर 365 पर होती है तो जो 360 का कॉल है वो तो इन द मनी हो जाएगा। ये जो 360 का कॉल है वो क्या हो गया भाई, वो इन द मनी हो गया, ITM हो गया। और जो 370 का है वो क्या हो गया, वो OTM हो गया। तो इसके लिए तो मुझे फिजिकल सेटलमेंट चाहिए, इसके लिए फिजिकल सेटलमेंट लगाना पड़ेगा मुझे, मतलब इसके लिए फिजिकल सेटलमेंट का ऑब्लिगेशन लगेगा मुझे, और 370 के लिए मुझे कोई भी फिजिकल सेटलमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो मेरी ये बुलिश, अब ये जो पोजीशन है, ये जो ITM ऑप्शन है वो कॉल मैंने यहाँ पर बाय किया है और मेरी क्या पोजीशन है, यहाँ पर बुलिश पोजीशन है। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो SBI है उसके शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, तो मुझे सिक्योरिटी इसकी लेनी पड़ेगी, डिलीवरी इसकी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर स्प्रेड्स में ये चीज़ काम करती है। तो अगर मैं इसको बहुत ही छोटे में कहूँ तो अगर यहाँ पर आपकी पोजीशन एंड अप हो रही है, इस स्ट्रेट लाइन पर अगर पोजीशन एंड अप हो रही है तो ये नेट ऑफ पोजीशन हो जाएगी। यहाँ पर एंड अप हो रही है तो आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी, OTM पोजीशन हो जाएंगी दोनों। और यहाँ बीच में कहीं पे, इस स्लैंटेड लाइन के बीच में कहीं पे भी अगर आपकी पोजीशन एंड अप होती है तो आपको एक पे तो फिजिकल डिलीवरी देनी पड़ेगी और एक पे आपको फिजिकल डिलीवरी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ काम करेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो चार्जेस हैं वो क्या क्या इन्वॉल्व हैं फिजिकल सेटलमेंट करने में। तो चार्जेस क्या हो जाते हैं कि जब भी आप किसी भी फ्यूचर को या ऑप्शन को बाय सेल करते हैं तो आपको केवल क्या मार्जिन पे करना होता है, या फिर ऑप्शन अगर बाय कर रहे हैं तो आपको बाय या सेल बाय कर रहे हैं तो आपको केवल प्रीमियम पे करना पड़ता है। वहीं अगर पोजीशन एक्सपायरी तक ओपन कर देते हैं, ओपन रखते हैं, तो आपको अपना पूरा का पूरा मार्जिन वहां पर देना पड़ेगा। और ब्रोकर क्या करता है कि मतलब मोस्ट ऑफ द ब्रोकर धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आता है वो आपका जो रिक्वायर्ड मार्जिन है वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लग जाते हैं। और जो मतलब जो थर्सडे आता है तो वो आपसे 100% मार्जिन की रिक्वायरमेंट रखते हैं, क्योंकि वो इंश्योर करना चाहते हैं कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस है आपकी डिलीवरीज को कवर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि और कौन कौन से चार्जेस होते हैं आपके फिजिकल सेटलमेंट के लिए। तो मान लीजिए अगर आपकी एक बेरिश पोजीशन है, उसमें आपको सिक्योरिटी देनी है एक्सपायरी पर, और आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, तो एक्सचेंज क्या करेगा कि आपके लिए एक ऑक्शन कंडक्ट करेगा जिसमें वो आपके लिए सिक्योरिटी खरीदेगा और आपके जो काउंटर पार्टी है उसको वो सिक्योरिटी दी जाएगी। तो ये ऑक्शन की जो पेनल्टी है ये 20% तक भी जा सकती है, 20% से ज़्यादा भी जा सकती है। आमतौर पर 18 से 20% इसकी पेनल्टी जाती है। उसके अलावा आपको यहाँ पर जो
0.25% है वो ब्रोकरेज तो देना ही देना है, और उसके अलावा जो एसटीटी चार्ज है वो भी 0.1% रहेगा आपके कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के, जो कि अप्रॉक्स 5.5L है इस केस में। तो ये जो पर्टिकुलर पेनल्टी है ये आपको सब कुछ ऐड होकर अबाउट 1 लाख के आसपास तक की पड़ती है, अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं है और आपका बेयर इश्यू है, आपको सिक्योरिटी देनी है और आप सिक्योरिटी अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो केस हो गया कि आपके पास सिक्योरिटी नहीं है। दूसरा कि आपके पास मान लीजिए अगर फंड नहीं है सिक्योरिटी खरीदने के लिए, तो उस केस में आपको कितनी पेनल्टी आपको लगेगी। तो चूंकि अब आपने क्या है, एक आपकी बुलिश पोजीशन आपने ले रखी है, और बुलिश पोजीशन केस में आपको सिक्योरिटीज लेनी पड़ेंगी, तो उसके लिए आपके पास फंड होना चाहिए पहले तो आपको फंड अगर आपके पास नहीं है तो उसको अरेंज करने का आपको समय दिया जाता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम की जो पेनल्टी होती है वो 0.05 पर डे रहती है। और अगर मान लीजिए कि 5 दिन का आपने डिले किया और ब्रोकरेज उस पर 0.25 और 0.1% ऑफ एसटीटी लग के इस पे 3,000 तक का आपको इस पे चार्ज देना पड़ सकता है। बाकी जो एक्सचेंज कॉस्ट है वो अलग से है इसमें। ठीक है, और अगर आपने अपने पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे अगर फंड नहीं दे पाए उस पर्टिकुलर फिजिकल डिलीवरी के लिए आप फंड नहीं दे पाए, तो एक्सचेंज आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसको रद्द कर सकती है, और किसी भी तरह की उसमें सिक्योरिटी जो ट्रांजैक्शन होगी उसको आगे जब तक आप पेमेंट नहीं करते हैं तब तक के लिए वो रोक सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए अगर आपकी पोजीशंस है वो नेट ऑफ होती हैं, जैसा हमने अभी देखा था कि नेट ऑफ मतलब आपने हेज पोजीशन ले रखी है, एक आपने गिव पोजीशन ले रखी है, एक आपने टेक डिलीवरी पोजीशन ले रखी है, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर फिजिकल डिलीवरी ऑब्लिगेशन तो नहीं है। पर उस वक्त पे क्योंकि ब्रोकर जो है उसको यहाँ पर भी जो इसको नेट ऑफ करने के लिए ब्रोकर जो फिजिकल सेटलमेंट में 0.25% उसका ब्रोकरेज था, यहाँ पर उसका 0.1% ब्रोकरेज है, एसटीटी भी 0.1% है, तो ये कुछ चार्जेस आपको 1,000 रुपये के आसपास पड़ेंगे। जहाँ आपको नॉर्मल ब्रोकरेज 40 या ये पूरे चार्जेस मिला के मतलब 100 रुपये के आसपास में कवर हो जाता है, ये आपको अब 1,000 रुपये का चार्ज यहाँ पर लगाया जाएगा। ठीक है, उसमें एक्सचेंज कॉस्ट वगैरह, एक्सचेंज चार्जेस वगैरह मैंने इसमें नहीं ऐड किए हैं, ये केवल विजिबल चार्जेस हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास सब कुछ सही है, आपके पास फिजिकल डिलीवरी देने के लिए शेयर्स भी हैं, और अगर आप दूसरी साइड पे हैं तो आपके पास फंड भी है, सब कुछ सही है, सब कुछ इन दी प्लेस है आपके लिए, तो भी आपको ब्रोकरेज जो है वो 0.25 का देना ही पड़ेगा और 0.1% का एसटीटी आपको देना पड़ेगा। तो ये जो चार्जेस है वो 1700 के या 1750 माने के मोटा मोटे अगर मैं कहूँ तो 2,000 रुपये के चार्जेस आपको यहाँ पर फिर भी लग जाते हैं, अगर आप हर चीज़ अपने साइड से एकदम करेक्टली फुलफिल करते हैं तो भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि फिजिकल डिलीवरी को, फिजिकल सेटलमेंट को से बचने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो पहला एक रास्ता तो ये है कि स्टॉक्स और फ्यूचर ऑप्शन का जो फ्यूचर्स हैं उनका आप क्या कर सकते हो, उनका पोजीशन आप रोल ओवर कर सकते हो, नहीं तो उन पोजीशंस को आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं ऑप्शंस की बात करता हूं तो आईटीएम ऑप्शंस को भी आप रोल ओवर कर सकते हो और स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। और एक्सचेंज के द्वारा एक और नई फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है जिसमें एक और नई स्ट्राइक आती है जिसको हम कहते हैं सीटीएम, माने क्लोज टू मनी। क्लोज टू मनी स्ट्राइक्स क्या होती हैं कि जहां पर आपका जो इंस्ट्रूमेंट एक्सपायर हुआ है, अगर इस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे, इस पर्टिकुलर प्राइस पे आपका इंस्ट्रूमेंट एक्सपायर हुआ है, तो इसके मान लीजिएगा 305 पर एक्सपायर हुआ है, तो एसबीआई की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 310, 320 और 330, ये 3 ऊपर की स्ट्राइक्स ये पुट के लिए। ठीक है, और नीचे की मान लीजिए 390, मैं 10 के मल्टीपल्स ले रहा हूँ इसमें, 280, सॉरी इसमें 300 भी ऐड हो जाएगा, 300, 290 और 380, ये कॉल के लिए, सिंस ये कॉल के लिए आईटीएम है
और ये पुट के लिए ITM है। तो ये 3 ऊपर की स्ट्राइक्स और 3 नीचे की स्ट्राइक्स, ये क्लोज टू मनी कहलाएंगी। अब क्लोज टू मनी में क्या हो सकता है, क्लोज टू मनी में आप डू नॉट एक्सरसाइज का ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि मेरा जो प्रॉफिट हुआ है इस ऑप्शंस में, इस पर्टिकुलर ऑप्शन में मुझे जो प्रॉफिट हुआ है, मैं इस प्रॉफिट को एक्सरसाइज नहीं करूंगा, इस पर्टिकुलर ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करूंगा। तो आप अपने काउंटर पार्टी से इसको एक्सरसाइज नहीं करते हैं और इस तरह से आप अपना फिजिकल सेटलमेंट यहां पर बचा लेते हैं। पर इसमें कैच है कि आपका ये जो पर्टिकुलर डू नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन जो है वो तभी अच्छा रहता है या तभी सही है ऑब्वियसली जब आपका जो चार्जेस है वो आपके प्रॉफिट से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, अगर चार्जेस जो यहाँ पे आपने देख लिया भाई कि प्रॉफिट मुझे हो रहा है, मान लीजिए 1000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है, बट चार्जेस ही मुझे 2000 रुपए के लग रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन एक्सरसाइज करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डू नॉट एक्सरसाइज कर देता हूँ, तो मुझे ना ये देने की ज़रूरत है ना मुझे ये मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह मैं ये CTM ऑप्शन भी यूज़ कर सकता हूँ। हाँ, अगर मुझे मेरा प्रॉफिट मेरे चार्जेस से ज़्यादा हो रहा है तो मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए ये। ठीक है, और जहाँ पर और जो दूसरे जो केसेस है जहाँ पर आप फिजिकल डिलीवरी का ऑब्लिगेशन में है, उनके लिए वो जो वही प्रोसेस है जो हमने अभी देखा था। दूसरा वे क्या है कि जब भी आप अगर अपने आप को मार्जिन के जो सडन मार्जिन हाइक हो रहा है ट्यूसडे के बाद, एक्सपायरी वाले वीक में ट्यूसडे के बाद जैसे सडन मार्जिन हाइक हो रहा है, उससे बचना चाहते हैं, तो आप अपनी इक्विटी FNO की पोजीशंस को ट्यूसडे से पहले ही स्क्वायर ऑफ कर दीजिए और अपने मार्जिन हाइक को मार्जिन जो आपका ब्लॉक हो रहा है एक्स्ट्रा, उससे बच सकते हैं आप ये चीज़ करके। ठीक है, और एक सबसे बेस्ट चीज़, अगर आप बिगिनर हैं तो आप इन इक्विटी ऑप्शंस में ट्रेड ना करें तो अच्छा। मेरे ये जो सलाह है केवल बिगिनर के लिए नहीं बल्कि मैं सबको देना चाहूँगा कि आप इक्विटी ऑप्शंस या फ्यूचर्स में ट्रेड करने से अच्छा है निफ्टी, बैंक निफ्टी और USD INR में ट्रेड करें। इससे आपको पहला फिजिकल डिलीवरी का कोई भी झंझट नहीं होगा, क्योंकि इंडाइसेस और ये जो करेंसी इंडाइस है ये कैश सेटल होते हैं, ये फिजिकल सेटल नहीं होते हैं। और हाँ, अगर आप फिर भी ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है कि ट्यूसडे से पहले अपनी इक्विटी FNO पोजीशंस आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए एक सबसे बेहतरीन टूल हमारे पास है, कोइंसिडेंटली हमने बनाया है, जो कि है इजी ऑप्शंस, जिसमें आप लिमिटेड लॉस के साथ केवल ये गेस करके ट्रेड कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो इजी ऑप्शंस में जैसे ही गया तो यहाँ पर मुझे 3 इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं ट्रेड करने के लिए, USD INR, निफ्टी, बैंक निफ्टी। यहाँ पर केवल मैं बता सकता हूँ कि मान लीजिए मेरा व्यू है निफ्टी ऊपर जाएगा। इस व्यू को जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूं तो मुझे फिर से ये 3 ऑप्शंस देता है कि आप किस व्यू के लिए ट्रेड करना चाहते हैं। आप अपना मैक्स प्रॉफिट देखिए, मैक्स लॉस देखिए, ब्रेक इवन देखिए डिटेल्स में जाकर, और उसके बाद आप इसको ट्रेड करिए। अगर आपको ट्रेड नहीं करना है तो आप इसे वर्चुअल ट्रेड भी कर सकते हैं। तो इतनी आसानी से भी आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं तो। और आप अगर एडवांस ट्रेडर हैं तो एडवांस टूल्स भी हैं, जैसे स्ट्रैटेजी बिल्डर, स्ट्रैटेजी विजार्ड, डेटा एनालिसिस टूल्स, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो पहला तो आप ये समझ चुके होंगे कि आपको फिजिकल डिलीवरी के चक्करों में पड़ना नहीं है। अगर आपने इक्विटी FNO में अपनी पोजीशंस ले रखी है तो उसे आप मंडे मैक्स क्लोज कर दीजिए। और अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए इजी ऑप्शन सबसे बेहतरीन टूल है ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो इसे YouTube पे लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जिन आपको लगता है जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और हाँ, सेंसिबल के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि अगर कोई फ्यूचर में वीडियो आता है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।
और अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमें help@sensible.com पर कभी भी लिख सकते हैं। हमारी टीम वहाँ पर आपको मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। तो धन्यवाद। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। नमस्कार एंड हैप्पी ट्रेडिंग विथ सेंसिबल।